पूर्णकालिक प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री 11 साल से, उसका भी पहली बार संघ मुख्यालय जाना हो रहा है। पूरी देश की नजर इस पर है। आप कह रहे हैं कि मोदी इतिहास रच रहे हैं। उस संघ के मुख्यालय में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री जा रहा है। ये एक बहुत ऐसा सवाल है का जवाब खोजने में बहुत समय लगेगा। ये कोई जान ले कि आरएसएस के प्रचारक वो भी थे, पूर्णकालिक प्रचारक नहीं रहे। वही हाँ, वो सामान्य स्वयंसेवक नहीं थे, वो भी प्रचारक थे। हाँ, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं रहे, मतलब पूरे जीवन जो है संघ के प्रचारक के रूप में अपने आप को नहीं तपाया जी। लेकिन नरेंद्र मोदी का कल नागपुर में जाना और खासकर डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर कल से चैत्र नवरात्रा शुरू हो रहा है, तो सबको नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं अपने व्यूवर्स को। और इस नवरात्र के अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी संघ मुख्यालय में मिले। इतिहास में ये पहली घटना है जिस संघ के लिए क्या क्या नहीं कहा गया, कई बार बैन किया गया। उस संघ का स्वयंसेवक नहीं, पूर्णकालिक प्रचारक 11 साल से इस देश का प्रधानमंत्री है। पूर्णकालिक प्रचारक मतलब उससे बड़ा संघ में सही मायने में कोई कायदे से समझिए तो कोई कुछ होता नहीं है। वही प्रचारक संघ के सर्वोच्च शिखर भी तक पहुंचता है। जो पूर्णकालिक प्रचारक है वही ऐसा हो सकता है। ऐसा पूर्णकालिक प्रचारक इस देश का प्रधानमंत्री 11 साल से है, उसका भी पहली बार संघ मुख्यालय जाना हो रहा है। पूरी देश की नजर इस पर है। आप कह रहे हैं कि मोदी इतिहास रच रहे हैं। हाँ मनीष जी, दर्शकों से मैं बता दूं कि वास्तव में कल जो प्रधानमंत्री मोदी नागपुर पहुंचेंगे तो वो अपने आप में एक इतिहास रचेंगे। और उसका कारण समझिए, इसका किसी विकास योजना से, कोई उनसे संबंधित किसी योजना से नहीं। कल ये जो घटनाक्रम है, जो कल जब मोदी वहां नागपुर पहुंचेंगे तो ये भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा घटनाक्रम है, ऐतिहासिक घटनाक्रम है। और मैं क्यों कह रहा हूँ इसको जरा समझिए कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री, मतलब आज की तारीख में अगर आप भारत के इतिहास उठा के देख लीजिए, 78 साल के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। अब ये खराती कुछ भी कहते रहे, जिस कीर्ति पे वो पहुंचे हैं, शिखर पे पहुंचे हैं कीर्ति के, वैसा प्रधानमंत्री हम लोगों ने नहीं देखा है, इस देश ने नहीं देखा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं और दूसरी तरफ दूसरा संगठन है आरएसएस, जिसको हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन कहा जाता है। और वो है भी, ये पूरी दुनिया मानती है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन वो है। और आरएसएस की अगर सेवाओं की अगर आप बात करें तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने वो जो पॉडकास्ट किया था 3 घंटे का, उसमें उन्होंने बड़ा संक्षिप्त सा परिचय दिया था कि मतलब लाखों में नहीं करोड़ों में उन लोगों की संख्या होगी जो संघ के स्कूल से या संघ के अस्पताल से शिक्षा लेकर आज अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं। अपना वो प्रचारक, या जैसे मनीष जी ने कहा, मैं प्रचारकों की बात ही नहीं कर रहा, स्वयंसेवकों की बात ही नहीं कर रहा, आम नागरिक इस देश का, वो करोड़ों की संख्या होगी जो संघ के स्कूलों में पढ़े और अस्पतालों में उन्होंने अपना इलाज कराया और उसके बाद आज वो अपना स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। और जिनका प्रेरणा स्रोत करोड़ों की तादाद में, मैं उसमें से मैं भी हूँ कि मैं कभी स्वयंसेवक नहीं रहा, मैं कभी किसी शाखा में नहीं गया, लेकिन मेरी प्रेरणा का स्रोत तो है। मैं इसको मेरी बातों से भी आपको लगता होगा, मैं मानता भी हूँ इस बात को। तो इस बात, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा संगठन जिसके करोड़ों प्रेरणा स्रोत हैं इस दुनिया के अंदर, उस 100 साल पूरे करने जा रहा है। मनीष जी, जरा विडंबना देखिए कि 100 साल करने जा रहा है पूरे आरएसएस, और विजयादशमी को इस साल वो 100 साल पूरे हो गए उसके गठन को। 100 साल से एक तरह से शताब्दी वर्ष है उसका ये। लेकिन मनीष जी जरा गौर करिए कि मैंने इसीलिए संघ के विषय में थोड़ा सा बोला कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन, और उसकी जो सेवाओं की लिस्ट है वो अपार है। और मैं अगर आप राष्ट्र से संबंधित करिए, राष्ट्रभक्ति की करिए, तो चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, 1947 का विभाजन हो, सबसे प्रमुख अगर कोई स्वयंसेवी संगठन आया उभर के तो आरएसएस है। आज भी मनीष जी अगर आपको पुराने दिल्ली में कुछ पुराने लोग मिल जाएंगे जो शरणार्थी हो, मैं 1947 की बात कर रहा हूँ, बड़ी उम्र होगी उनकी, और उनसे बात करिए तो उस समय उनका सहारा देने वाला एकमात्र संगठन अगर कोई था तो वो संघ था। जबकि आज से 78 साल पहले की बात है, संघ मुश्किल से 20-25 साल पहले बना था।
लेकिन उस संघ के मुख्यालय में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री जा रहा है। ये एक बहुत ऐसा सवाल है जिसका जवाब खोजने में बहुत समय लगेगा। ये कोई इसको आप 2-4-5 मिनट के अंदर नहीं कर सकते, और खासकर तब जब एक देश संघ का ही एक पूर्णकालिक प्रचारक पिछले 11 साल से हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा है, लेकिन उसको संघ के मुख्यालय जाने में 11 साल लगे। क्यों? तो ये और वो केवल संघ का प्रचारक नहीं, मैंने कहा ना, भारत के इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री आरएसएस के मुख्यालय जाएगा, और केवल आरएसएस के मुख्यालय नहीं जाएंगे, जो हेडगेवार साहब हैं उनके स्मारक पर भी जाएंगे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है ये क्यों है? फिर मैं इसका बड़ा रोचक जवाब दूंगा। मैं जरा मनीष जी का भी मंतव्य जानूं कि उनका क्या सोचना है, उसके बाद मैं बड़ा दूसरे टाइप से इसका उत्तर दूंगा। मनीष जी, आप बताइए कि मुझे ऐसा क्यों। मुझे दर्शकों से कहूंगा, आप भी अपना मंतव्य बताइए कि हाँ, 11 बिल्कुल। साल 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी क्यों जा रहे हो? तो पहले साल चले जाते, 10वें साल चले जाते, 5वें साल चले जाते, तो क्यों जा रहे हैं? देखिए, कई चीजें, मुझे तो लगता है कि ये सबसे अहम सवाल है कि संघ के मुख्यालय वो गए क्यों नहीं। 100 साल पूरा होने जा रहा है, तो एक नैरेटिव इस बात का है कि जैसे कि एक सवाल मोदी के लिए हमेशा किया गया जब वो अयोध्या नहीं जाते थे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या कब गए? प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या अपने कार्यकाल के 5 साल बाद गए। जब 5 साल पूरा हो गया तब गए। वो पहले साल भी जा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी किसी चीज को खास इस रूप में कि उन्हें पता था कि वो अयोध्या तब जाएंगे जब कुछ ऐसी स्थिति अयोध्या की हो जाएगी। अब संघ 100 साल का हो रहा है, और इस देश में, जिस देश में संघ को अछूत माना गया, मुझे लगता है कि ये 100 साल पूरा होना संभवतः इसका इंतजार कर रहे हों। नहीं मनीष जी, ये आज की बात होती कि अभी 2 साल पहले प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने कहा चलो मैं 3 साल बाद पड़ेगा। ये 11 साल पहले इस देश के प्रधानमंत्री बने थे, और ये आज हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को। तो जब पहली बार बने थे तो दोबारा बनेंगे कि नहीं बनेंगे ये कोई निश्चित नहीं था। वो तो बाद में नहीं, जनता ने चुना, दोबारा हुआ, दूसरी बार सरकार बनी। उसके बाद ये 11 साल इंतजार कर रहे थे कि 100 साल हो जाए। तो 100 साल का इनको मालूम था कि नहीं। इसके बड़े राजनीतिक कारण हैं, और वो बड़े गूढ़ कारण हैं, और उससे लड़ने में भी नरेंद्र मोदी को 11 साल लगे। याद करिए, इससे पहले अटल जी 6 साल इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन वो नागपुर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो एक डर था, जो सेकुलरों का आतंक था इस देश के अंदर, कि अगर आरएसएस के दफ्तर चले जाएंगे तो हमारे ऊपर एक मोहर लग जाएगी, और उस मोहर से ये परहेज करते थे। ये अटल जी की स्थिति थी। नरेंद्र मोदी उससे परहेज नहीं करते थे। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अटल जी के ना जाने के कारण तो मैंने बताया कि वो अपने आप को, अटल जी इसी में निपट गए कि वो सेकुलर और लिबरल और सब बताने की दोस्ती उनकी सबसे दोस्ती। तो वो एक तरह से आरएसएस की मोहर अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहते थे। लेकिन अब जबकि व्यूअर्स जान ले कि आरएसएस के प्रचारक वो भी थे, पूर्णकालिक प्रचारक नहीं रहे। वही हाँ, वो सामान्य स्वयंसेवक नहीं थे, वो भी प्रचारक थे। हाँ, लेकिन वो पूर्णकालिक नहीं रहे, मतलब पूरे जीवन जो है संघ के प्रचारक के रूप में अपने आप को नहीं तपाया। जी हाँ, मगर वो भी 6 साल वो नहीं गए, और उसके बाद भी नहीं गए। उसके बाद भी वो नहीं गए। जब इस्तीफा देना पड़ा तो उसके बाद भी वो संघ के कार्यालय नहीं गए। क्या कारण है इसका? इसको भी जरा समझना पड़ेगा मनीष जी। बड़ा गूढ़ विषय है। मैंने कहा राजनीतिक बड़ा घटनाक्रम है जो कल जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में। तो उसका सीधा सीधा कारण ये है कि एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी पूर्ण प्रचारक भले रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री की गद्दी संभालते ही उनकी एक तरह से आरएसएस से ठन गई थी। ये मान लीजिए, और इसको मानने में कहीं कोई और तर्क हो तो बताइएगा कि वो एक तरह से जैसे वो बिना कहे हुई थी, किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन दोनों के संबंध कोई बहुत बढ़िया नहीं थे। और अब 11वें साल में प्रधानमंत्री मोदी को आने के लिए मजबूर कर दिया है संघ ने। ये मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो अभी जो पिछले साल का घटनाक्रम है, लोकसभा के चुनाव और तो उसके तत्काल बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव, तो आरएसएस ने ये बता दिया है कि सुप्रीम कौन है, ताकत किसके पास है, हम क्या कर सकते हैं। ये असल में मनीष जी बड़ी कड़वी बात बोलने जा रहा हूं
कि ये मान लिया गया था कि आरएसएस माने कुछ नहीं, आरएसएस ठीक है, जब संगठन है वो चल रहा है, साथ में सरकार बन जाएगी थोड़ा वो हो जाएगा, आरएसएस की अपनी कोई अस्तित्व है, आरएसएस की अपनी कोई शक्ति है, इसको स्वीकारता नहीं था मन से कोई। वो एक बना हुआ था, बड़ा संगठन था, तो उसका सम्मान होता रहता था कायदे से। तो प्रधानमंत्री मोदी को 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने उसका तत्काल बाद जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद 2019 में वो नहीं गए, लेकिन 2024 का जो घटनाक्रम था और उसके बाद का जो घटनाक्रम है, तो उसके बाद इनकी मजबूरी हो गया। आप याद करिए जो अभी 3 घंटे का पॉडकास्ट हुआ है, उसमें भी भूरी भूरी प्रशंसा इनको आरएसएस की करनी पड़ी है। और संभवतः मैं कह रहा हूं, लेकिन हो सकता है कि वो भी परहेज कर रहे थे कि आरएसएस से मैं कोई बहुत ज्यादा अपनी निकटता न दर्शाऊं, जबकि निकटता तो वही है, उसको कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये इसको मैं आरएसएस की विजय मान रहा हूं मनीष जी, ये सबसे खास बात है। जरा गौर करिए मनीष कि इस देश का जो राष्ट्रपति रहा प्रणब मुखर्जी, वो आदमी नागपुर चला गया 2014 में, 14-15 में। तो प्रणब मुखर्जी जा सकते हैं लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं जा सकते, तो इसका कारण था। और वो ये एक अच्छा संकेत भी है कि जो बर्फ जमी हुई थी, झगड़ा नहीं था, बर्फ जमी हुई थी दोनों के बीच में, वो बर्फ पिघली है। और वो पिघलेगी तो जैसे हिमालय में बर्फ पिघलती तो गंगा निकलती है, तो मेरा अपना मानना है कि संभवतः जो बर्फ पिघली है इससे गंगा ही निकलेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी का कल नागपुर में जाना और खासकर डॉक्टर हेडगेवार के स्मारक पर जाकर उनको श्रद्धांजलि देना, ये बहुत बड़ा घटनाक्रम है। इसके आने वाले समय में आपको परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, परिणाम ये भी देखने को मिले कि अटल और आडवाणी जी ने मान लिया था कि वो संघ से बड़े हो गए। उस समय ये मान लिया गया था, इंडिया अरे साइनिंग का नशा छाया हुआ था। और उस समय भी माना जाता है कि 2004 में भी संघ ने अपने पांव खींच लिए थे। तो नहीं नहीं 2000 मनीष जी, अटल और आडवाणी का तो कद था, एक अटल आडवाणी का तो कोई कद था। 10 साल शासन करने के बाद जेपी नड्डा बता रहे थे कि हम बड़े हैं आरएसएस से। तो मैं जो कुछ कह रहा हूं, मैं उसका आधार है मेरे पास कि मैंने कहा ना, जेपी नड्डा अपमानित कर रहा था कि संघ की कोई जरूरत नहीं, हम खुद अपने टांगों पे खड़े हो गए हैं। उसके बाद एक तरह से आरएसएस को पूरी तरह से बुरी तरह से अपमानित करने का कुकर्म, वो कुकर्म था, कर्म नहीं था, कुकर्म था कि यहाँ पे जौनपुर से आपने उस आदमी को टिकट दे दिया, भाजपा का टिकट दे दिया, जो आरएसएस की साजिश बता रहा था बंबई हमले को। तो आरएसएस भले उस एक स्वयंसेवी संगठन है, बड़ा राष्ट्रभक्त संगठन है, लेकिन मनीष जी अपमान का घूंट पीने की भी एक सीमा होती है। तो वो आरएसएस ने तो बड़ा एक तरह से बड़ा संयम का परिचय दिया कि उसने 2024 के लोकसभा चुनाव में स्वयं को शांत कर लिया कि हम कोई हमारी एक्टिविटी नहीं होगी। उसने तुम्हारा विरोध नहीं किया, खुल के तुम्हारे खिलाफ उतरा नहीं मैदान में। वो उसने फिर भी संयम का परिचय दिया। वो जेपी नड्डा की तरफ बलबलाया नहीं, वो उसने कोई उस तरह का कुकर्म नहीं किया जैसे आपने वो कृपा शंकर को टिकट देकर किया था। तो अभी 10 मगर जब रिजल्ट आया तब समझ में आया कि आरएसएस क्या है। और आरएसएस कोई ऐसा नहीं कि जादू की छड़ी है कि अभी 2-4-5 साल में या नरेंद्र मोदी की सरकार बन जाने के बाद ये छड़ी आई है। ये 100 साल पुरानी छड़ी है, 100 साल पुरानी छड़ी। और इस छड़ी के सेवा काल को जानने, देखने, महसूस करने वाले, उसका लाभ लेने वाले 1947 के विभाजन से शुरू हो जाइए तो अभी तक आपको मिलेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो दुनिया भर की बातें करता था, उसको भी मजबूर होना पड़ा था 26 जनवरी की परेड में आरएसएस को बुलाने के लिए। तो वो आरएसएस ने एक तरह से अपना ताकत दिखाई थी। लेकिन अब जो है, क्योंकि कोई युद्ध नहीं था, कोई ऐसा नहीं कि दो दुश्मन लड़ रहे हो, ये एक बर्फ जमी थी, वो बर्फ पिघली है। अब उसका अच्छा परिणाम होगा जो मुझे लगता है। बिल्कुल, इसलिए कि इसकी कीमत देश चुका चुका है। 2004 से 2014 तक भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्टतम सरकार इसीलिए हुई, इंडिया साइनिंग का नशा था और वो नशा ऐसे उतर गया। और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से आरएसएस को जो प्रचार मिलेगा, जो उसकी चर्चा होगी, वो कल नरेंद्र मोदी के जाने के बाद ही होगी। बिल्कुल, क्योंकि मोदी अब एक ब्रांड बन चुके हुए हैं और आरएसएस का ही पैदा किया हुआ जो एक बच्चा है वो अब ब्रांड बन चुका है दुनिया के लिए। तो निश्चित रूप से कल दुनिया ये जानेगी कि भैया नरेंद्र मोदी हैं कौन। आरएसएस का पैदा नहीं, कल पूरा दिन वो आरएसएस कार्यालय में देंगे, वहां हेडगेवार जी के स्मारक पे जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी आज की तारीख में भारतीय नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में वैश्विक नेता हैं, ग्लोबल लीडर आप उनको कह सकते हैं। वो केवल भारत तक सीमित नहीं रह गया। उनका कद, उनका पद और उनका काम
तो कल जब वो पूरे दिन वहां पे रहेंगे आरएसएस को और उनकी जो गतिविधि होगी तो हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की निगाह होगी, और जब दुनिया की निगाह होगी तो जो लोग नहीं जानते हैं वो भी कल आरएसएस के बारे में पता करेंगे कि आरएसएस है क्या, जिसके प्रचारक नरेंद्र मोदी थे। तो एक तरह से जो 11 साल की बर्फ जमी थी, उसके बाद जब प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं तो एक तो सब कुछ वापस वो कर रहे हैं, उपहार के रूप में कह लीजिए, जैसे भी समझिए उसको, कि कल नरेंद्र मोदी वहां पर आरएसएस को भी कुछ देंगे और एक तरह से मान्यता की मोहर लगेगी कि इस देश का प्रधानमंत्री जो तीसरी बार लगातार बना है वो जाकर आरएसएस के मुख्यालय में नतमस्तक हो रहा है। तो ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज होगा, भारत के लिए नहीं केवल।